गाइस वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और जब मार्केट में आजकल थोड़ी सी गिरावट का माहौल है तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और काफ़ी लोगों का कहना ये रहता है कि विवेक भाई अभी एक अच्छा खासा प्रॉफिट था लेकिन कुछ दिनों में वो सारा ही सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। तो ऐसे में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमें उस टाइम पर सिर्फ जो होल्डिंग्स हैं उनको नहीं देखना चाहिए, जो हमने पूरे साल में प्रॉफिट बुक किए हैं ना, हमें उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। और इससे अलग बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कौन से स्टॉक में जाएं, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं क्या हम उनमें लॉस बुक कर लें और किसी दूसरे में लगा लें। ये एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन अक्सर सामने आता है कि जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है क्या उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर प्रॉफिट है, या अगर थोड़ा सा लॉस है उसमें लॉस बुक कर लेना चाहिए, और इससे अलग जो शेयर बहुत ज्यादा गिर गए हैं उसमें हमें लगा देना चाहिए। तो ऐसा करना मेरे हिसाब से सही नहीं होता। मेरे हिसाब से जब भी हम किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं तो उसका एग्जिट उस स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है जिस स्ट्रेटजी के बेस पर हमने एंट्री की है। तो एंट्री एंड एग्जिट हमारा एक कंबाइंड पार्ट होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का, और जब हम उसके बेस पर एंटर करते हैं तो हमें उसी के बेस पर एग्जिट भी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। अगर सपोज हमने 3-4 स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, वैसे तो कुल मिलाकर 200 300 400 पता नहीं कितनी स्ट्रेटजी हम लोग बना सकते हैं मार्केट में अपने एक्सपीरियंस के बेस पर या अपनी लर्निंग के बेस पर। लेकिन जब मार्केट में हम 3-4 स्ट्रेटजी पर भी अगर हम काम कर रहे हैं और अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज सपोज हमारे पास 30-40 स्टॉक्स में है, लेकिन हमने एक ये डिसिप्लिन रखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर ट्रेड हम 5% से ज्यादा पैसे नहीं लगाएंगे टोटल पोर्टफोलियो का, तो भी सारे पैसे लगने के बाद में भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब उस केस में होता क्या है, सपोज हमने सारे पैसे लगा दिए, 20 स्टॉक्स का हमारा पोर्टफोलियो बन गया और उसके बाद में बाकी भी अगर हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल हैं तो मन ये करता है, और उनमें से अगर कोई ऊपर चला जाए तो ऐसा लगता है कि यार वहां पर हमारे पास से ये अपॉर्चुनिटी थी और वो मिस हो गई, पैसे नहीं थे। तो यहां पर अगर मैं टोटल स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को समझूं तो इसको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट वो होता है जो अपने हाथ में है और दूसरा पार्ट ये होता है जो अपने हाथ में नहीं है। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया था कि आप अपने कर्म को करो, फल की चिंता मत करो। तो जो फल की चिंता नहीं करने का मतलब है वो ये नहीं कि हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो काम हमारे करने का है उसको हमें करना है, और जो काम हमारे करने का नहीं है उसके बारे में चिंता मत करो। तो यहां पर जो पर्पस है वो ये है, देखो लाइफ में जितना कुछ भी हैपन होता है ना हमारे साथ, उसके दो पार्ट होते हैं, एक जो हमारे हाथ में, एक जो हमारे हाथ में नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में भी हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बेस पर, जो जांची पर की स्ट्रेटजी हो, जो अच्छी स्ट्रेटजी हो, नॉलेज के हिसाब से हो, उनको अच्छे स्टॉक्स पर अप्लाई करके और हमें एंट्री एंड एग्जिट सिस्टमेटिक अप्रोच से लेना। अब अगर सपोज हमने एंट्री ले ली और एंट्री लेने के बाद में इमीडिएटली मार्केट में गिरावट आनी शुरू हो गई, और खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप में सपोज 3-4% की गिरावट आनी शुरू हो गई, जो पिछले 3-4-5 दिन से चल रहा है। मैंने एक निफ्टी की वीडियो बनाई भी थी कुछ दिन पहले, उसमें इस चीज को इंडिकेट भी किया था कि टेक्निकली यहां से एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, और यहां से जो सपोर्ट आती है वो सपोर्ट पर हम फर्स्ट सपोर्ट पर पहुंच गए हैं। अब यहां से अगर ये फर्दर नीचे जाती है तो यहां से जो सेकंड सपोर्ट है वो 13,700 के आसपास है। तो यहां से थोड़ी सी और गिरावट फिर नजर आती है, लेकिन कहना मुश्किल है कि यहीं से बाउंस बैक करेगा या और नीचे जाएगा। तो ये चीज अपने हाथ में नहीं है, ये चीज अपने हाथ में बिल्कुल नहीं है, तो इसके बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। अपने हाथ में क्या है, अपने हाथ में है कि अगर पैसे हैं तो और लगा लो, और पैसे नहीं है तो रिलैक्स करो। देखो इस तरह का मौसम आता है जब हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम भी बनता है और बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो घर पे बैठना पड़ता है, और 10 महीने की जब बच्चों ने पढ़ाई की होती है तो उसके बाद 2 महीने की छुट्टी भी आती है। उन 2 महीने की छुट्टी में कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती की जाती है। तो मार्केट में भी सेम ही माहौल है। पिछले 8 महीने से लगातार मार्केट में रैली चल रही है, और उस रैली के बाद में अभी जब मार्केट में पॉज है तो इस पॉज में कुछ नहीं करना, आप रिलैक्स करो, भगवान का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, और मतलब जिस धर्म के भी हैं तो कुछ अच्छा जपो और
मेडिटेशन करो, ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर उससे भी अलग बात करें तो मेरा कहना इसमें एक होता है कि सैटरडे संडे कुछ एक्स्ट्रा वर्क ढूंढो। यहां पर मैं अगर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो सैटरडे संडे जब हम पार्ट टाइम वर्क करते हैं तो हमारे पास मार्केट में लगाने के लिए हमेशा पैसा रहता है। इस चीज को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी सैटरडे इवनिंग विद विवेक की सीरीज में आपसे करीब 3-4 महीने पहले कि हाउ टू मेक 100 करोड़ विद पार्ट टाइम जॉब, मतलब पार्ट टाइम जॉब करके 100 करोड़ रुपीस हम कैसे कमा सकते हैं। उसमें बहुत सारे मैंने आइडियाज भी दिए थे, आपको पूरा तरीका भी बताया था। अगर वो वीडियो देखनी है तो आप ऊपर इस लिंक पे भी क्लिक करके देख सकते हो। मैं सबसे लास्ट में भी उसको डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको मेंशन कर दूंगा। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। तो देखो, मार्केट में अगर बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं तो दो काम करने पड़ेंगे। एक तो ये कि जो पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली 30, 40, 50% हम लोग कमाएं, और अगर और उसके साथ में उसमें मार्केट में लगातार पैसा डलता भी रहे। तो यहां पर दोनों काम करने जरूरी हैं कि मार्केट में लगातार हम पैसा डालते भी रहें और जो पैसा डालें उसके ऊपर लगातार कमाते भी रहें। अगर दोनों में से सिर्फ एक ही काम करेंगे कि अगर लगातार डालते रहेंगे लेकिन अच्छा नहीं कमाएंगे, उसके ऊपर 30-40% नहीं कमाएंगे, या फिर हम सिर्फ 30-40% ही कमाते रहेंगे सीखकर और उसमें और पैसा नहीं डालेंगे, तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। उस लंबे टाइम को लगाने का कोई फायदा नहीं है। सपने सारे पूरे करने हैं तो फटाफट कर डालो, और फटाफट करने के लिए दो काम करने हैं। सैटरडे संडे कुछ अपना कोई नया टारगेट बनाओ कि मैंने ये काम करना है, और जितनी सेविंग मैं रेगुलर सैलरी से अभी करता हूं ना महीने की, उतनी ही और कमानी है। तो जो आपके टारगेट 20 साल में पूरे होते वो 10 साल में पूरे हो जाएंगे, और 20 साल में टारगेट पूरे होते तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि शायद हम बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन 10 साल में अगर टारगेट पूरे हो जाएंगे तो वो वैसा फील नहीं होता, और जो टारगेट 10 साल में पूरे होते हैं वो 5 साल में हो जाएंगे, जो 5 साल में होते हैं वो 2.5 ईयर्स में हो जाएंगे। तो यहां पर ये डिफरेंस है। एनीवेज, इस तरह की मार्केट सिनेरियो में क्या करना है, रिलैक्स करो, आराम से बैठो। स्टॉक मार्केट में अगर चीजें नीचे आ रही हैं तो ऊपर जरूर जाएंगी। अब यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो वो कहां लगाने हैं, उनको उन शेयर्स में लगाने हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस गिरावट की वजह से नीचे आ रहे हैं। और उस चीज को देखने का क्या तरीका है, उस चीज को देखने का तरीका यह है कि जब ये अभी पिछले 4-5-6 दिन से जो गिरावट आई है, उससे पहले जो स्टॉक्स मोमेंटम में थे और बिल्कुल जिस दिन से निफ्टी गिरनी शुरू हुई है उस दिन से नीचे आने शुरू हुए हैं, वहां पर जैसे ही निफ्टी रुकेगी ना, वो तीर की तरह से वापस जाएंगे। इसमें पीएसयू बैंक्स भी उनमें से एक हैं जिनमें बहुत अच्छी रैली थी, और रैली के बाद में वो मार्केट के साथ नीचे आ रहे हैं। जैसे ही मार्केट रुकेगी ये ऊपर चलना शुरू करेंगे। अब इसमें लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से चीजों को पकड़ना चाहिए। सेकंड, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस गिरावट में जो शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, हो सकता है कि वो जब मार्केट ऊपर को टर्न करे तब वो ऊपर जाना बंद कर दे, लेकिन जो इस गिरावट में गिर नहीं रहे हैं और एक चार्ट पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऊपर जाने की पूरी काबिलियत रखते हैं, इवन ज्यादा फास्ट तरीके से जाने की काबिलियत रखते हैं। तो बेसिकली यहां पर 3 कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी वो है स्टॉक्स की जो पहले मोमेंटम में थे, ऊपर जा रहे थे लेकिन मार्केट की वजह से नीचे आ गए। सेकंड कैटेगरी हमारी आती है जो अभी मार्केट जब पहले नहीं जा रही, जब पहले ऊपर जा रही थी तब तो रुके हुए थे, और जब मार्केट नीचे जा रही है तब चलना शुरू किए हैं। तो ये कॉन्ट्रा अप्रोच वाले होते हैं। तो ऐसे में जैसे ही मार्केट गिरती है इनमें से निकलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मार्केट चलना शुरू करेगी ये गिरना शुरू हो जाएंगे। थर्ड हमारे होते हैं कि जो पहले ना तो चल रहे थे ना ही अभी चल रहे हैं, लेकिन एक चार्ट पैटर्न बना रहे हैं। या तो वो कप विद हैंडल पैटर्न भी हो सकता है, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हो सकता है, वो बाकी कोई भी ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न हो सकता है, वो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट भी हो सकता है। वहां पर देखने वाला पॉइंट ये है कि क्या वहां पर वो इस तरह का माहौल बनाया हुआ है उन्होंने कि मार्केट के गिरने के साथ गिरे नहीं है, लेकिन चार्ट पैटर्न में बिल्डअप है, चार्ट पैटर्न यहां पर फॉर्म हो रहा है। तो जैसे ही मार्केट रुकेगी ना, वो इमीडिएटली ब्रेकआउट देंगे और स्पीड से निकलेंगे। तो आपने ये सारी एनालिसिस करनी है, वर्किंग करनी है। वर्किंग करने के लिए एक छोटा सा आइडिया देता हूं, जितनी भी कंपनीज डेट फ्री कंपनीज है ना, सिर्फ उन पे काम करना सीखो। आप ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, रैली भी ले पाओगे, मार्केट में पैसे भी बनेंगे और मार्केट में रिस्क भी कम हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा से कहता हूं कि मार्केट में अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो कंपनीज के सिलेक्शन पर लगाओ। कंपनीज के सिलेक्शन पर जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो प्राइस पर स्टॉप लॉस नहीं लगाना पड़ता, और हमारे सारे ही ट्रेड्स, जितने भी ट्रेड्स हैं वो सारे के सारे या तो अभी या 5 दिन बाद या 1 महीने बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद प्रॉफिटेबल होते हैं, और अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। 30-40% कमाना मार्केट में कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, सिंप्लिसिटी की। सिंपल तरीके से जो स्ट्रेटजी सीखी है ना, बस उनको लगातार ट्रेड करते हो उसके बेस पे। वॉरेन बफेट ने भी यही किया है, पीटर लिंच ने भी यही किया है, जिम साइमंस ने भी यही किया है, और तीनों के रिकॉर्ड इस वर्ल्ड में एक्सीलेंट हैं। तो आपको भी करना है तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या करना है,
आपको डेली ये यूट्यूब वीडियोस देखनी पड़ेंगी, इनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, इनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है जानना, एक होता है जान के इंप्लीमेंट करना। जानने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ कानों को खुला रखना होता है, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए हमें पांचों इंद्रियों को काम पे लगाना होता है, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है। सुनना आसान है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, भले वो सिंपल हो। इस पे फिर हम सिंपल और इजी पर इस सैटरडे जब हमारी वीडियो आएगी उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।